मोबिलिटी ऑफ आयन एज द नेम सजेस्ट, आयन किस स्पीड से चलता है सॉल्यूशन में, जितनी ज्यादा स्पीड से चलता है उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। जितना छोटा कैटायन या एनायन उतना हैवी हाइड्रेशन, उतना ड्रैग करेगा, उतनी स्पीड स्लो, उतनी पुअर कंडक्टिविटी। तो इफ समबडी आस्क मी लिथियम और पोटेशियम में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वाले लॉ में, कोलार्श में इसके क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो पोटेशियम की लिथियम की कंडक्टिविटी पोटेशियम की ज्यादा होगी, लिथियम तो हेविली हाइड्रेटेड है। तो आपकी जो आज की डीपीपी है उसमें शायद आखिरी सा क्वेश्चन है एक केस, सो वो क्वेश्चन केसीएल, अभी एचसीएल मत देखना, एचसीएल मुझे पढ़ाना है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पता लग जाना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं HCl, KCl, LiCl, CH3COH, अगर HCl मेरे सामने ना होता तो क्या मैं ये तो बता सकती थी CH3COH तो सबसे नीचे आएगा, उसके बाद Li आएगा? नहीं, उसके बाद कौन आएगा? KCl, क्योंकि लिथियम की कंडक्टिविटी तो पुअरेस्ट होगी क्योंकि वो तो हेविली हाइड्रेटेड होगा। लेकिन खेल सारा खत्म होने वाला है HCl पे, भी मैंने पढ़ाना है वो। स्मॉल आयंस में ज्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से लेस मोबिलिटी है, लेकिन एक बहुत गजब का स्पेशल केस आ गया H+ और OH- आयन। आप देखो जहां भी हमने कंडक्टिविटी की बात की, एक्वस सॉल्यूशंस है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, वाटर में अपने ही आयंस H+ OH- आयंस, उनकी थोड़ी आपस में साठ गांठ स्पेशल होगी। वाटर के अंदर उनके खुद के आयंस की मोबिलिटी को वो कभी वीक नहीं करेगा। एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे H+ और OH+, मैंने अपनी अपनी बुकलेट में इसका बहुत डिटेल दिया है, बट उसको शॉर्ट में बता रही हूँ। H+ वाटर में कैसे एग्जिस्ट करता है। H+ की एक खूबी है, इसको हाइड्रेट करने के लिए वाटर की लेयर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सीधा ट्रू बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत पढ़ा है, और आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, प्रोटॉन जब pH की बात होती थी H+ या एसिड बेस की बात होती थी, H+ डू नॉट एग्जिस्ट एज H+, इट एग्जिस्ट एज H3O+। तो इसको हैवी हाइड्रेशन, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ी स्टेबिलिटी के लिए, जो लिथियम वगैरह को पड़ी। इसको तो कुछ नहीं चाहिए, इसको तो एक वाटर मॉलिक्यूल के सर पे जाके बैठ गया, भाई ट्रू बॉन्ड दो मेरे को, तो पूरा पेयर दो, उसने दे दिया। और एक वाटर से दूसरे वाटर, दूसरे से तीसरे वाटर, एक जंपिंग मैकेनिज्म होता है H+ की मोबिलिटी का। बाकी आयन चल के जा रहे हैं, ये जंप कर करके जा रहा है, तो इसकी एक्सेप्शनली हाई कंडक्टिविटी मिलती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसको ट्रू बॉन्ड बना के उछाल के कुदा के फेंक रहा है। मतलब ये अपना समझ लो पैराशूट से जा रहा है और अगले पैदल साइकिल पे जा रहे हैं, बस ये फर्क है। सिमिलर दिस, और इस मैकेनिज्म को ग्रॉटस मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। ग्रॉटस टाइप ऑफ कंडक्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है? H+ और OH-, एक आधी जगह और मिलेगी, बट अभी की वाटर में ग्रॉटस टाइप कंडक्टेंस कौन शो करता है? H+ और OH-। कहीं तुमको H+ मिल गया ना, वो तोड़ के ऊपर है, सबसे ज्यादा ऊपर है। अब देखो ग्राफ कौन सा सही। HCl की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद KCl, उसके बाद NaCl या जो भी और दे रखा होगा, LiCl, सॉरी, पहले HCl, फिर KCl, फिर LiCl, फिर CH3COH। ये पढ़ने के बाद ये ग्राफ देखने में रत्ते भर खतरनाक नहीं लगेगा। एक और स्पेशल चीज मैंने ब्लू कलर से लिखी है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट है तो उसमें इसको ग्रॉथस वाला मिल जाएगा सर्टिफिकेट, कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर HSO4 नेगेटिव को सेम जंपिंग मिल जाएगी और वो भी हाई मोबिलिटी दिखाएगा। सो व्हाट, ये बहुत बड़ा है साइज में, तो लेट इट बी, या बहुत छोटा है, कोई फर्क ही नहीं। तो आयनिक मोबिलिटी में एक तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को ध्यान रखनी थी। अब कुछ ऐसी चीजें जिसके अगेन क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, शायद एनएवस्टी में इक्का दुक्का मिल जाएं, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है। आयोनिक मोबिलिटी पे जब तुम बात कर रहे हो तो एक फिजिकल क्वांटिटी लानी तो बनती है, कि आयोनिक मोबिलिटी को आप एक्सप्रेस, डिफाइन, फॉर्मूला, यूनिट सब कुछ लाना पड़ेगा। सो एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटीज क्या होती है? स्पीड, आयंस की स्पीड। लेकिन कब? आवारा अकेले नहीं, जब पोटेंशियल लगा हो, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के इन्फ्लुएंस में ही तो मोबिलिटी हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में ही मोबिलिटी हो रही है। तो किताबी भाषा में पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, स्पीड ऑफ द आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट यही होती है, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोलिसिस, छोटे छोटे कंटेनर्स,
छोटे छोटे कंडक्टिविटी सेल्स, तो मीटर में नहीं बात करेंगे हम, सेंटीमीटर में बात करेंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब तुमने खुला उसको भागने दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इफ इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अप्लाइड। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, पोटेंशियल नहीं लिखा मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है। ग्रेडियंट मतलब डिवाइड कर देते हैं हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिटेल से, कितना पोटेंशियल लगा रहे हो और डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस तक। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच अगर 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर डिफरेंस है तो पर सेंटीमीटर कितनी वोल्टेज लग रही है, उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हो गई इसकी बुकिश डेफिनेशन। और इस फॉर्मूले को जैसे ही, इस डेफिनेशन को जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे लगा भाई अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो भी बता दो। यूनिट ही बता रही है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी जो ईएमएफ तुम अप्लाई कर रहे हो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आ गया ये फॉर्मूला भी। तो इस हिसाब से यूनिट ऑफ आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी क्या थी, ये है एक्चुअल फॉर्मूला आयोनिक मोबिलिटी का। वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यूनिट आ जाएगी बच्चों से, कोई मुश्किल तो नहीं है, यूनिट भी आ गई। अब आयोनिक मोबिलिटी का मतलब आगे मेरे को यूज केस क्या है, कैसे करना है, खाली डेफिनेशन पढ़नी है, कुछ आगे जाना है। असली तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस निकालने के लिए है बस। असली तो यही देखना है ना, HCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा कि KCl की ज़्यादा, या किसकी कप्पा कम किसका कप्पा ज़्यादा, यही सब देखना है मेरे को। चलिए, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा पकड़ते हैं ये सिंबल लेमडा नॉट C। इसका क्या मतलब है, लिमिटिंग। लिमिटिंग जानते हैं ना, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। आयोनिक कंडक्टेंस, ये है आयोनिक कंडक्टेंस जो कि आयोनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोबाइल होगा कोई आयन, उतनी ही कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो आयोनिक मोबिलिटी का सिंबल बच्चों म्यू दे रहे हैं और लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंस का सिंबल लेमडा नॉट C दे रहे हैं। पहले ये दोनों सिंबल्स नोट करिए, नीचे का डिटेल इंफॉर्मेशन नोट करिए, वेरी इजी कंटेंट की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी। और अगर ये कैटायन एनायन था इसलिए C और A लिख दिया मैंने। अगर मैं इक्वालिटी लाऊंगी तो मेरा जाना पहचाना कांस्टेंट आएगा, दैट इज फैराडे। एक चीज दे रखी हो तो दूसरी तो निकाल ही लोगे बच्चों। सोच के देखो, लिसन केयरफुली। कैटायन की मेरे को कंडक्टेंस मिल गई, एनायन की मिल गई, तो ऐड करके मैं कोलार्श के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट की भी निकाल लूंगी। अब तक तुम क्या करते हो, कोई 3 की दे रखी है, 4 की दे रखी है, प्लस माइनस करके निकाल रहे थे। अब एक तरीका और आ गया किसी क्वेश्चन में, तुमको अगर आयोनिक मोबिलिटी दे दी मतलब आयोनिक कंडक्टेंस दे दी, फैराडे से इनटू कर दो उसको, तो वही फॉर्मूला कोलार्श वाला फिर लगा के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की तुम निकाल सकते हो। तो यहां ये एक और इंफॉर्मेशन आ गई जिससे तुम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकाल सकते हो। एक चलते चलते आखिरी चीज और, उसके बाद दूसरी चीजों पे चलेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, नेवर ग्रेटर देन 1। बाइनरी सॉल्यूशन में एक का मोल फ्रैक्शन तुमको पता है तो दूसरे का भी पता है, कुछ हद तक ऐसा ही ट्रांसपोर्ट नंबर है। ट्रांसपोर्ट नंबर से क्या समझ आता है, मैं इधर की किताबों की बात ना पढ़ूं, वैसे पढ़ूं। एक आयन इलेक्ट्रिक करंट कैरी करके लेके जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम तो एक्चुअली ये क्या कैरी कर रहा है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी इतने वोल्टेज की सप्लाई करी, अंदर वाले आयंस का एक्चुअली काम तो क्या है, करंट को ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैटायन लेके गया और कितना हिस्सा ऑफ करंट एनायन लेके गया। टोटल करंट का अगर 40% हिस्सा कैटायन कंडक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली 60% हिस्सा कौन कर रहा होगा, एनायन कर रहा होगा। बस यही है। अब इसको किताबी भाषा में लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एनी आयन, उसका सिंबल फिर म्यू सी दे दिया। अभी नहीं, ये तो म्यू सी भी है एक तरह से, मजबूरी है, हमें एक ही एक सिंबल मिल रहे हैं। करंट कैरिड बाय कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट, वही मोल फ्रैक्शन की तरह मैंने टोटल करंट से डिवाइड कर दिया टोटल मोल्स की बजाय। अब मुझे पता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर मैं क्लोराइड का निकालूंगी, एक बार समझ लेना फिर नोट करना, कुछ खास है इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन HCl क्या होगा, सोचो, कितना करंट, कितनी कंडक्टेंस, ये क्या है
ये सिंबल किसको दिया था मैंने? आयोनिक मोबिलिटी को, और आयोनिक मोबिलिटी ही डिसाइड कर रही है, तो मैंने आयोनिक मोबिलिटी पुट कर दिया। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ क्लोराइड डिवाइडेड बाय आयोनिक मोबिलिटी ऑफ दिस H प्लस एंड आयोनिक मोबिलिटी ऑफ क्लोराइड, टोटल से डिवाइड किया। दिस इज टू हाई, अभी पढ़ा हमने, बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथस कंडक्टेंस, ये इतना ज्यादा होगा कि ये अपने आप क्या हो जाएगा? वेरी लेस। अगर क्लोराइड के हिस्से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हो वो भी HCl में बहुत कम आएगा, H प्लस विल टेक केयर ऑफ ऑल द कंडक्टिविटी। लेकिन वही अगर तुमने NaCl में क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, शेयर इन करंट निकालना है, वहां नीचे प्रोटॉन नहीं है, तो लगभग बराबर बराबर या जितना भी हिस्सा बटेगा अकॉर्डिंग टू चार्ज। पॉइंट ये है कि ये नहीं कह सकते ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव विल बी यूनिवर्सली सेम, जैसे कि कंडक्टेंस सेम होता था कोलार्श के हिसाब से। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन नहीं है। Cl को कष्ट ही नहीं उठाना पड़ा, वेरी लेस, क्योंकि प्रोटॉन इज टेकिंग केयर। लेकिन अगर यहां पर NaCl होता तो Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर ठीक ठाक वैल्यू रखता, ऑब्वियसली यानी तो फ्रैक्शनल ही है, लेकिन नीचे कोई H प्लस नहीं है कि बेटा ज्यादातर बोझ तो मैं ही उठा के ले जाऊंगा, मैं तो पैराशूट से जा रहा हूं, तुमने पैदल आना है। अब दोनों ने पैदल जाना है। पॉइंट ये बताने का था कि ट्रांसपोर्ट नंबर आयंस का सेम नहीं होता, डिपेंड्स कौन सा आयन साथ में, वेरेज कंडक्टेंस में अलग होता था। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होती थी कंडक्टिविटी निकालने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में Cl लगाए, Br लगाए, H प्लस लगाए, Na प्लस लगाए, हर एक की फिक्स थी वैल्यू। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर हुआ। यानी कि अगर मेरे किसी थ्योरेटिकल असर्शन रीजन में ये स्टेटमेंट आई तो बच्चे पकड़ पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर का सिंबल होता है, मैंने म्यू क्यों लिखा है पता नहीं, N, इट्स माय मिस्टेक दिस। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इज वेरी लेस देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इफ इट इज इन, उल्टा नहीं लिख दिया है, हाँ ठीक लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें H विल टेक केयर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ वही क्लोराइड HCl में बहुत कम है, वेयर एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ वही क्लोराइड NaCl में बहुत ज्यादा है। थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट समझ गए, थोड़े सिंबल्स का मिक्स मैच हो गया मुझसे, बट कॉन्सेप्ट समझ गए। यानी ट्रांसपोर्ट नंबर, क्या इसके पीछे का लॉजिक दे सकते हो बच्चों? पोटेशियम का ज्यादा क्यों होता है सोडियम से? हाइड्रेशन, पोटेशियम इज लेस हाइड्रेटेड और दूसरा आयन सोडियम इज मोर हाइड्रेटेड। तो कुछ ना कुछ करके टुकड़ा आप तक गया हुआ था इसका, लेकिन आपको ये नहीं पता था H प्लस और OH माइनस कुछ अलग ही काम कर देते, राइट? बाकी हल्की फुल्की धुंधली धुंधली इंफॉर्मेशन जो DPP कर रहा है उसको पता लगी गई थी। हाइड्रेशन पे मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट गोइंग टू बी अ हेवी थिंग, एक्स्ट्रा इज इजी, क्योंकि कुछ आपके पास जा चुका है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? समझ आ गया सबको? तो अब यहां मेरे पास ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ गया, एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी भी आ गई, और उसका प्रोपोर्शनैलिटी विद कंडक्टेंस भी आ गया, आयोनिक कंडक्टेंस भी आ गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस, अगर तुमको मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशनशिप चाहिए तो एक और तरीका है किसी भी आयन के लिए। आई एम टेलिंग यू इट फॉर सिंगल आयन, किसी एक आयन के लिए, तो वो ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो अकेले उस पर्टिकुलर आयन का कंडक्टेंस। अगर मोलर दे रखा है, इक्विवेलेंट पूछा है, इक्विवेलेंट दे रखा है, मोलर पूछा है, एक ये तरीका और है इफ ट्रांसपोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन इज गिवन, अदरवाइज जैसे करते थे वैसे ही करोगे। अब आते हैं ग्राफिकल एप्टीट्यूड का। एक क्वेश्चन मुझे दिखा, आज भी दे रखा है मैंने, लेकिन आज की शीट में मैं अभी करा नहीं रही, मैं आपको जस्ट दिखा रही हूं। नर्स्ट की एक इक्वेशन में क्या आप लोग ग्राफिकल एप्टीट्यूड वाली DPP की थोड़ी भूमिका बना रही हूं जो आज दी है, आप ये कर चुके हो, स्टिल भूल ना गए हो, तो आज एक्स्ट्रा ऐसा तो फायदा उठा रही हूं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पे ये लगाया जा सकता है, सब बच्चे लगा लेंगे। ये इंटरसेप्ट भी पता है, नेगेटिव स्लोप भी पता है किस चीज का है। जब मैंने एक एक्सिस पर ये प्लांट किया है और दूसरी एक्सिस पर ये प्लांट किया है, तो डेफिनेटली स्लोप तो यही आएगा mx, तो स्लोप नेगेटिव है तो गिरता हुआ आएगा। अगर मैं आपको, DPP का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दूं जिसमें ये क्लैरिटी ना दूं, मुझे देखना है कौन उसको सही कर पाता है, एंड दैट इज माय आज की DPP का क्वेश्चन नंबर 4।
जिनको नहीं पता लगा बी ऑप्शन कैसे है, मैं अगले सेट ऑफ स्लाइड्स में इसको मैंने बना रखा है कि चलो जिनको नहीं पता चला उन्हें दिखा दूंगी। क्योंकि आपको पता है 1 बाय मैग्नीशियम आया होगा, उसको माइनस की जगह प्लस किया, मैग्नीशियम ऊपर आ गया, तो स्लोप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो इस क्वेश्चन में अंडर 1 मिनट लगता है। एक और इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा एज कहीं से रैंडम, थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन सभी ने पढ़ी थी। अच्छा, डेल्टा जी निकाला इस बार हमने एनएफई करके, तो डेल्टा जी अगर मेरे को निकालना है तो एनएफई करके मैं ले आऊंगी, नथिंग न्यू। एक चीज जो आप चाहते तो आप मेरे को कह भी सकते थे, लास्ट ईयर एन अवस्थी में एक फॉर्मूला दे रखा था थर्मोडायनेमिक्स में, और एक दो ने पूछा भी था मुझसे कि एंट्रोपी चेंज का ये क्या दे रखा है। अब तब ना आपको फेरेडे पता था, ना आपको ई सेल पता था, मैं बता के 2-4 क्वेश्चन करा के सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आप लोगों के इससे बुलवा सकती थी। बड़ा टफ, बड़ा डीप, बड़ा हाई फाई कराया आपने, और अब काहे का हाई फाई, अब ई आपने इतना जी लिया। What do I mean by this? एंट्रोपी चेंज किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है। एन आप जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, एफ आप जानते हैं। तब तक मेरे पास रेडॉक्स चैप्टर भी नहीं था कि मैं कुछ भी करा सकती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं करा सकती थी। एफ स्टैंड्स फॉर फैराडे, डेल्टा ई चेंज इन पोटेंशियल इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड। जब हम ई सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फैक्टर्स पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको कहा था टेम्परेचर का आपको नहीं पढ़ना, टेम्परेचर 25 डिग्री, और आपको याद हो 0.0591 में हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेके चल रहे हैं। रिमेंबर कॉन्सेंट्रेशन चेंज पे नर्स्ट और वो सब कुछ आया था। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बदला, आपने 25 डिग्री से टेम्परेचर 20 डिग्री किया या 35 डिग्री किया, जो भी किया, उसके दोनों टेम्परेचर पर अगर ई सेल दे रखा है, माइनस तो कर लेंगे बच्चे, जैसे टेम्परेचर का गैप और ऊपर किसका गैप है, ये पोटेंशियल वैल्यू का, राइट। इससे एंट्रोपी चेंज निकलता है। अब आप मुझे ये बताइए, इस हिस्से को इस चैप्टर में ही पढ़ा है मैंने, तो आज पहली बार पढ़ा है, तो अब क्या मैं इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कह सकती हूँ? टेम्परेचर बदलने के साथ साथ ई में कितना बदलाव हुआ, ईएमएफ वैल्यू में कितना बदलाव हुआ, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इसमें आपसे गलती क्या होगी? या तो आपका फॉर्मूला गायब होगा, या ये रिलेशन आप उस वक्त सोच नहीं पाओगे, इलेक्ट्रो का है कि थर्मो का है। कुछ लोग तो उसी में ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, मैं तो नहीं कर सकती, 2 चैप्टर का है, मेरी तो +1 में थर्मो अच्छी नहीं थी, क्या करने है थर्मो का, ये इक्वेशन ले आओ, खत्म। नहीं है थर्मो ना सही, ये रिलेशन अब तो है ना, तो ये रिलेशन अब है, नहीं आता थर्मो, नहीं रिवाइज किया, सो व्हाट, ये क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंडली एक गलती होती है क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा लैंग्वेज आती है इसमें, वो E2 और T2 को रिवर्स कर डालते हैं, किस टेम्परेचर पर कौन सा E था वो भूल जाते, वो मतलब नोट करने में गलती कर देते हैं कि 25 डिग्री पर जो था वो आप गलती से रिवर्स कॉम्बिनेशन बना देते। 10 डिग्री पे E इतना, 25 पे इतना, और आपके पुट करने में 25 वाला 10 में पुट कर दिया, 10 वाला 25 में पुट कर दिया। एक तो कॉमन मिस्टेक हमने देखी है। तो क्या मेरी क्लास टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर मैं क्वेश्चन में दूं निकाल लेगी? जब टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल गया तो आप लोगों के पास डेल्टा एस आ गया। इसी तरह से डेल्टा जी निकालने का तरीका आपके पास है ही, या एंथैल्पी मैंने देखे डेल्टा जी पूछ लिया, आई कैन आस्क एनीथिंग राइट एट सर्टेन टेम्परेचर। तो ये एक रिलेशनशिप मैं थर्मोडायनेमिक्स की एन अवस्थी में भी देखती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एन अवस्थी के शुरू के 4 पेज की समरी में भी देखती हूँ। अब कोई डर नहीं, हमको कोई ये नहीं कह सकता ये कराया नहीं, हाँ तब तो हम ब्लेम ले लेते हैं, हमने नहीं कराया बिकॉज अभी करने लायक नहीं है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आ जाएगा, नोट करो इस फॉर्मूले को अगर नहीं नोट किया है तो। एक क्वेश्चन जो मैंने अपने टेस्ट से रिमूव किया है आज, वो आपको दिखाना है मुझको, मेरे को इजी लगा क्योंकि मैं ऐसा क्लास टेस्ट में दे चुकी हूँ, बट क्लास टेस्ट में उस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने गलत किया था। सो आई थॉट आज मौका है एक बार दोबारा दिखा देती हूँ उस क्वेश्चन को। क्लास टेस्ट में सिर्फ कुछ बच्चे जिनका रफ वर्क मैं देख पाई थी उन्होंने सही किया था, उनका नाम भी मुझे अभी याद है, और कुछ को मैंने रोक के बोला था ये क्वेश्चन तुमने कैसे किया, उनको भी याद आ जाएगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन था इंटीजर टाइप और बता के दिया था और सब लोग प्लस माइनस करके चलते बने थे।
अब आप देखिए, अगर आपको अब कल के टेस्ट में कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, मेरे माइनर टेस्ट में मिलता है, मेरे पीसीएम टेस्ट में मिलता है, कहीं भी मिलता है आज के बाद, इसकी दोबारा तैयारी मत करना। कुछ चीजें ऐसी छोड़ के चलो, अब ये मैं कर लूंगा, क्लास अटेंटिवली लगाइए, तो मुझे उस दिन के लिए तैयारी करनी है। तो अब आप सोचिए क्या क्या दे रखा है। इससे ये बन रहा है तो पोटेंशियल वैल्यू, इससे ये बन रहा है तो पोटेंशियल वैल्यू, इससे ये बन रहा है तो पोटेंशियल वैल्यू। और पूछ क्या लिया, ये वो जो तीनों इक्वेशन लिख के आप मल्टीप्लाई करते हो किसी एक फैक्टर से, या दो को ऐड करते हो, एक को माइनस करते हो, बहुत कम्बरसम मेथड है, ह्यूज टाइम वेस्टेज, और उसमें घौच पौच रफ पेपर और उसको रीचेक करना और बड़ी मुसीबत। इससे बेटर होगा, ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने क्लास टेस्ट में दिया था, वो थोड़ा आसान कर दिया मैंने, ऐसे दिया तो, लेकिन अब आपको ऐसे दें तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। चेक मैं क्या कर रही हूं, +7 से +4 बनाया, फिर +4 से +2 बनाया, फिर +2 से 0 बनाया। तो पहले तो मैंने वो 4 लिख लिए, और इससे इसमें जाने में पोटेंशियल इतना, इससे इतने जाने में पोटेंशियल इतना, इससे जाने में पोटेंशियल इतना। अकेले इस डायग्राम के ऊपर यहां पर मैं इसका NFE निकाल लूंगी, इसका NFE निकाल लूंगी, और इसका NFE निकाल लूंगी। यही इन टर्म्स ऑफ F क्या है, 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई तो करना है, और फिर मैं देखूंगी मेरा एम क्या है। ये कीपिंग दिस नेगेटिव साइन विद फुल रिस्पेक्ट, तीनों का एल्जेब्रिक सम करके आंसर आ जाना है इन टर्म्स ऑफ फैराडे। और अगर क्वेश्चन इंटीजर टाइप है जैसे ये है, तो बस फैराडे को एंड में 96500 लाके मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट कर दूंगी आंसर। तो अगर अब आपको ऐसा कुछ मिले टेस्ट में, काइंडली कन्वर्ट इट इनटू दिस डायग्राम। इट विल बी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का डायग्राम बाद में लाऊंगी, पहले मैं उसकी कुछ यूसेज लाऊंगी। क्या है ये, कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकालना था, फिर तो एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन कर तो ली थी, तुम तीसरी क्यों ले आए? 3 ही टाइट्रेशन है आपके सिलेबस में। It is used to identify, of course, concentration of analyte, but इसमें एंड पॉइंट कुछ अलग ही तरीके से निकाला जाता है, राइट? इसमें एंड पॉइंट कुछ अलग ही तरीके से निकाला जाता है, एंड आई कैन इमेजिन बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा एंड पॉइंट क्या है। जस्ट डोंट वरी, मैं बिल्कुल जीरो से बता रही हूँ इसको। सो ये प्रेशर अगर इस वक्त क्लास में किसी ने ले लिया कि मैंने 11th में टाइट्रेशन नहीं करी, तो मेरा ये नहीं होगा टॉपिक, तो इट विल बी माई फेलियर, नॉट योर फेलियर। और मुझे अब तो फेल होने की आदत नहीं है, तो ये सोच के सुनिए, आपने टाइट्रेशन शब्द भी पहली बार सुना है, तो वी आर टेकिंग केयर, राइट, बहुत अच्छे से। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन किसी अननोन सोल्यूशन की निकालनी है, उसको आप क्या बोलोगे आज के बाद? एनालाइट। क्वेश्चन में एनालाइट होगा। अगर एनालाइट बीकर में ले लिया, ग्राफ कुछ और आएगा, ऊपर ले लिया ग्राफ कुछ और आएगा, इसलिए ये गड़बड़ अब नहीं होनी चाहिए। सो ठीक है जी, जो भी है एनालाइट मैं याद रखूंगी क्या होता है, जिसकी मुझे निकालनी है। नीचे कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर से ब्यूरेट में जो डाला जाता है उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ऊपर से ड्रॉप वाइज डालते हैं, शेक करते हैं, फिर देखते हैं कुछ रंग बदला कि नहीं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में तो यही था, फिनोफ्थलीन का लाइट पिंक आया कि नहीं। अब के रंग नहीं देखना तो कोई टेंशन ही नहीं, कुछ नहीं रटना मेरे को यहाँ, ना कोई रंग देखना है ना कुछ, बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको ये मिलेगी। हम जैसे जैसे एक एक ड्रॉप टाइट्रेंट की एनालाइट में डालते जाते हैं, शेक करते जाते हैं, साथ ही साथ हमने उस कोनिकल फ्लास्क में कंडक्टिविटी मेजर करने का सामान लगा रखा है, बस कंडक्टिविटी नोट करते जाएंगे। measuring the charge in electrolytic conductivity of the reaction mixture in flask। एक तरह से समझ लो कंडक्टिविटी नोट कर रहे हैं बस। जो नीचे फ्लास्क है, एक एक ड्रॉप के बाद कंडक्टिविटी घटी के बढ़ी, घटी के बढ़ी, घटी तो कितनी, वो एक टेबल बना रहे हैं। हर ड्रॉप पे क्या आई कंडक्टिविटी वैल्यू, उसका पूरा एक टेबल बनता जाएगा, कोई सिरदर्द नहीं। और ठीक है, हमें ये पता है कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी घट रही होगी, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो कौन डिसाइड करता है? कितने फ्री टू मूव आयंस मौजूद हैं, ये डिसाइड करेगा। कंडक्टिविटी बढ़नी घटनी इस बात से डिसाइड होती है, तो ठीक है। इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट क्या आता है? एंड पॉइंट किसको कहते हैं, दोबारा सुनो। जितना तुमने नीचे कोनिकल फ्लास्क या बीकर में अननोन सब्सटेंस लिया है, जब वो पूरा रिएक्ट होके खत्म हो जाए और बचा ही नहीं, अब तुम जो ऊपर से डाल रहे हो वो इकट्ठा हो रहा है नीचे। एंड पॉइंट का मतलब है एक ऐसी ड्रॉप आते ही
जब नीचे जो भी आपने एनालाइट लिया था, इट इज फिनिश्ड, इट इज नो मोर प्रेजेंट, यही रुक जाओ, कॉन्सेंट्रेशन अब निकालो, खत्म हो गया पूरा। तो इक्विवेलेंट पॉइंट मुझे यहां कैसे मिलेगा? मेरे को कोई कलर चेंज सडन मिलता, मिथाइल ऑरेंज डाल के, फिनोक्सिलिन डाल के, फिर यहां तो मुझे वो नहीं मिल रहा है। यहां सडन चेंज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में कुछ एब्रप्ट चेंज मिलेगा, या तो एकदम से शूट करेगी कंडक्टिविटी, या एकदम से डाउन होगी, या एकदम से फ्लैट हो जाएगी। कुछ तो ऐसा शूट करेगा चेंज अचानक से। जैसे आपने डेविएशन में देखा था ग्राफ में, एक पॉइंट सबसे ऊपर आया था और एक पॉइंट सबसे नीचे आया था, तो हमने मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग पकड़ा था, एक वो पॉइंट एजियोट्रॉप वाला। ऐसे ही इसके अंदर और सडन शूट करेगा, जो ग्राफ में बड़ा क्लियर होगा कि वो जगह है जब आपका एंड हो गया। तो अगर एंड पॉइंट आप ढूंढ लेंगे तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, जो ऐसे ढूंढेंगे। कंडक्टिविटी इज इम्पैक्टेड व्हेन वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय अदर आयन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आगे के टॉपिक में आपको याद रखने और मैं रटाऊंगी। अगर नीचे एनालाइट में दो आयन्स थे, उनकी कंडक्टिविटी जो थी, अगर उन दो में से एक भी गायब हो रहा है और उसकी जगह दूसरा ऐड हो रहा है, कंडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी थोड़ी थोड़ी। तो कंडक्टिविटी किस चीज से इंपैक्ट होती है? पहले जो दो आयंस दौड़ भाग कर रहे थे उनमें से एक हट जाए, उसकी जगह दूसरा बदल जाए। नाइट्रेट की जगह अगर फॉस्फेट आ गया, कंडक्टिविटी इंपैक्ट होगी। क्लोराइड की जगह आयोडाइड आ गया, उसकी जगह कंडक्टिविटी इंपैक्ट होगी। क्लोराइड की मोबिलिटी कम है, आयोडाइड की बहुत ज्यादा, आयोडाइड बड़ा है, कोई वाटर का हाइड्रेशन का स्ट्रेस नहीं। आयन बदलेंगे तो कंडक्टिविटी बदलेगी। जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वही एग्जाम्पल, और ये मैं पहले करा के आई हूं। मान लो नीचे कंडक्टिविटी H+ की वजह से, और तुम ऊपर से ऐसा एनालाइट डाली जा रहे हो कि H+ को तो गायब कर रहे हो और Na+ इंड्यूस कर रहे हो। क्या फर्क पड़ रहा है? चार्ज तो सेम है। आपको पता है क्या फर्क पड़ रहा है? तुम H+ हटा के ऊपर से Na डाले जा रहे हो, तो भाई कंडक्टिविटी दबा के डिक्रीज होगी, क्योंकि H+ की कंडक्टिविटी इज रिमार्केबल। ठीक है, इस सबके एग्जाम्पल लाऊंगी। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इमेजिन ये करो, मैंने एनालाइट कंटेनर में HCl ले रखा था और ऊपर से डाल रही थी NaOH, एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप, और कंडक्टिविटी ऑब्जर्व कर रही थी। आपको पता है H+ और NaOH इधर, तो कंटेनर के अंदर ये दोनों मैं ऊपर से डाल रही हूं ब्यूरेट से, दिस इज माई स्टैंडर्ड, और नीचे एनालाइट कौन पड़ा है? H+ और Cl-। अब ये दो मैदान में कूद के आ गए। जब ये दो मैदान में कूद के आएंगे, इन दोनों को मिलके क्या लगेगा? अरे हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम तो डिसोसिएटेड रह ही नहीं सकते, कंबाइन करना मजबूरी हो गई। दोनों के दोनों कंबाइन करके क्या बनाते रहेंगे? वाटर। H+ गायब कर रहे हो तुम, H+ गायब कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? Na+ डाल रहे हैं ना? नहीं, H+ की कंडक्टिविटी तो अलग ही लेवल की थी, और अब तुम Na+ डाली जा रहे हो, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? बढ़िया डिक्रीज होती जाएगी, हर ड्रॉप के साथ डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसा कुछ अब आपको आके दिखने वाला है, जिसका बेसिक आप सारा पढ़ चुके हैं कि यस, ब्यूरेट से फ्लास्क में कुछ भी आया, यानी कि टाइट्रेंट जब एनालाइट में डालोगे, आयंस एक्सचेंज होंगे, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू में फर्क तो आएगा। कहाँ एब्रप्ट फर्क आएगा? वो वही क्लास है। अंडरस्टूड द बेसिक। अब विजुअलाइज करते हैं ये होती कैसी होगी। ऊपर मैंने लिया टाइट्रेंट, इस डायग्राम का सबको याद हो जाना चाहिए, चाहे +1 में किया था नहीं किया था, और नीचे मैंने लिया एनालाइट। अब मान लीजिए ऊपर वाले टाइट्रेंट के बारे में आपको N1 और दे रखा है, भाई कितनी नॉर्मेलिटी है दे रखी है, और एक्सपेरिमेंट के बाद आपको पता चलेगा 75 ml यूज हो गया। तो लैब का काम सिर्फ एक है, वॉल्यूम सही पहचानना। एक्स्ट्रा ड्रॉप्स डाल दी, आंसर गलत, 75 की जगह 80 ml, आंसर बहुत गलत हो जाएगा। तो जब लैब में टाइट्रेशन करी जाती है, इतना केयरफुल की जाती है, अगर मैंने लापरवाही में एक ड्रॉप ज्यादा डाल दी, कितने आयंस बढ़ जाएंगे, मेरा एंड पॉइंट गलत आएगा। एंड पॉइंट गलत आएगा तो सब गलत आएगा। आई कैन नॉट टेल दैट कि मैं सही कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट कर रही हूँ। यही हो जानवी, हाथ का सहारा मत दो, बस थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें गिरने लग जाती हैं, ठीक है, और तुम हो भी कहीं और। यहां से मैं ये लेके आई, ये नोन था, सॉरी ये नोन था, ये मैं लैब से लाई, ये तो मुझे बता ही रखा है 25 ml दिया है। दिस वॉज माई पर्पज। काम तो वही है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 या N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। काम तो वही है, दोनों की मोलैरिटी, दोनों की नॉर्मेलिटी को कंपेयर करना।
तो कंडक्टिविटी मेजर हमेशा ग्राफ की स्टार्टिंग, गलती मत करना, यहां से होगी। वैल्यू यहां से हो रही है 0 टाइम पे, जब एक भी ड्रॉप नहीं गिरी तो कंडक्टिविटी इसकी ग्राफ में प्लॉट होगी। हर ड्रॉप के बाद हम इसकी देख रहे हैं, इसकी देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ग्राफ। हम इसके यहां से कंडक्टिविटी मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ग्राफ का 0 ये एनालाइट होगा। अंडरस्टूड? पहला केस लूं उससे पहले शॉर्टकट दे रही हूं बिना किसी सवाल जवाब के, अगर ये शॉर्टकट याद कर ली। ये वो टिप्स हैं जिसमें आप पूरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, आगे हर क्वेश्चन का आंसर इससे आएगा। बच्चों का दिल नहीं मानता, इसीलिए आगे की सारी स्लाइड सिर्फ इनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए। मेरा काम अकेले इससे चल जाता है, आप बेशक करके भी देख लेना, बट ऐसे कह दो तो हम भी जज होते हैं और बच्चा भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हर एक की लाऊंगी, उस प्रोसेस को सिर्फ एंजॉय करिएगा, याद इस प्रोसेस को करिएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाने को आए तो ग्राफ की ये शेप याद करके रखो। इफ एनालाइट इज स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट किससे होना है? एनालाइट से। ए से बी वाली शेप होगी एनालाइट की। और अगर यानी कि आपका ग्राफ, अगर एनालाइट आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, एक एक ड्रॉप के बाद ग्राफ ये होगा। अब कहीं पर ये लाइन लंबी दे सकते हैं, कहीं छोटी, कहीं मॉडरेट, थोड़ी बहुत शेप में इतना दिख जाएगा कि डिक्रीज होना है, तो कई जगह पे बहुत छोटा दे देते हैं, कई जगह पे बड़ा देते हैं। और अगर तुम्हारा टाइट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने एग्जाम्पल यहां पे तुम्हारे पास लिया था, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारा एनालाइट और टाइट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के मैं बता सकती हूं, आधा ग्राफ ए बी का टुकड़ा उठाओ और सीई को जोड़ दो, ए बी एंड सीई। तो अगर मैं ए बी और सीई को जोड़ दूं, ग्राफ ये आएगा। दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है। उठाना आज की डीपीपी, जस्ट टू टेल यू कि ये प्रोसेस पे आप ट्रस्ट कर लें बस। पहला क्वेश्चन 2 बार नीट में, पिछले साल नीट में भी आया है और ये 3 साल पहले जेई में भी आया। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्राफ। कोई तुम्हें कख नहीं पता अंदर हुआ क्या, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास नहीं है। ये हम टीचर्स की मजबूरी है, देना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मेरे को आता है, मैं एमएससी इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, केमिस्ट्री हूँ, बस टू प्रूव दैट। ये एक इकलौता क्वेश्चन मिलेगा आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पास्ट ईयर्स, बस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक स्ट्रॉन्ग, यही कॉम्बिनेशन पूछ के कर रखे हैं। आज मेरी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, नहीं वेस्ट नहीं, यूटिलाइज हुआ है और अच्छे क्वेश्चंस निकालने के लिए। क्वेश्चन कर लिया तुमने। अब इसी ग्राफ को देखो, मुझे बताओ वीक एनालाइट होता, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग टाइट्रेंट होता ABCD की टर्म्स में, ABCE, अच्छा D यहां है, सॉरी। वीक और स्ट्रॉन्ग, ग्राफ का ये हिस्सा कोनिकल फ्लास्क एनालाइट के लिए, ये हिस्सा ब्यूरेट के लिए। वीक एनालाइट, स्ट्रॉन्ग टाइट्रेंट, ग्राफ कैसा बनता? पहले तो मैं बनाती BC, फिर थोड़ा अच्छा नहीं बना, दिस मिलती जुलती शेप मिल जाएगी। अभी मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पे नहीं आई हूं, लेकिन अगर दोनों वीक है तो BCCD देख लो एक बार, दोनों वीक है तो BCCD। ये ग्राफ काफी अटपटे मिलेंगे, देखो। पता नहीं क्या कहा था, मैं तो मर्जी से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बोली जा रही हूं, तुम बताओ क्या कहा था। अभी मैं जिस पे हूं, अरे बहुत एग्जांपल ला रही हूं, अभी मैं जिस पे हूं मैं वो बता दूं। वीक और वीक, वीक ही एनालाइट और वीक ही टाइट्रेंट। तुम भरोसा रखो, तुम लिखने पे जाओ ही मत, अकेली इस स्लाइड पे तुम जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन तो कराओगे। डर एडवांस का है, जिसके लिए आगे की स्लाइड से मैं जिस साल ऐसा कहती हूँ वैसा होता नहीं है। मैंने जब कहा है ये नहीं, ये तुम कराओगे वो गड़बड़ी होता, तो बच्चों पूरा ही सुनना, ठीक है। ये अगर आएगा तो पूरा ही सुनना। पॉइंट इज एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज करेक्ट आंसर। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे भी आइएगा। दोनों वीक हो गए बच्चों, पहले वाला स्ट्रॉन्ग, बाद वाला वीक। एनालाइट स्ट्रॉन्ग और टाइट्रेंट वीक, चूज AB और CD। तो वो यू क्या ABCD क्यों बोल रहे हो वैसे यार, कम से कम मतलब मेरे लिए तो प्रॉपर ब्रेक बनाओ ना। AB और CD, इन 2 को ज्वाइन कर लोगे, शेप मिलती जुलती आएगी।
कोई मर्जी कॉम्बिनेशन तुमको मिल जाए, ग्राफ तुम आइडेंटिफाई करने लायक होती हो। नीट में आज तक इसके अलावा कुछ नहीं आया, राइट। चलिए अब फिर भी ऐसे कैसे आपको पता चले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन तो हमारी बल्ले बल्ले तैयार है, लेकिन हमें यही नहीं पता कौन वीक कौन स्ट्रांग। हो गया चैप्टर का कबाड़ा कूड़ा, क्या करूं मैं टॉपिक पढ़ के। तो ये समस्या आती है, 12th हमारी अच्छे से तैयार होती है, लेकिन हम 11th अगर रिवाइज नहीं कर पाते तो हम ये भूल जाते हैं कि एसिटिक एसिड तो वीक सारी दुनिया को पता होता है, NH4OH वीक बेस सारी दुनिया को पता होता है, लेकिन भूल जाते हैं सारे ऑर्गेनिक एसिड सारे ऑर्गेनिक बेस वीक होते हैं। अमीन्स, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और जो भी आपको बेसेस मिलने हैं, एसिड्स मिलने हैं आगे आने वाली 12th में ऑर्गेनिक में, HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऑल आर वीक। ये याद नहीं होता और कहाँ मैं तो टॉपिक तैयार करे बैठी होती हूँ। बस ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल्स नहीं हिलने चाहिए। चलिए बनवाइए। अब देखिए यही चल रहा था, बनाना मत, बड़ा टाइम लगेगा, हमने भी बड़ा टाइम लगाया बनाने में, अभी तो सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रही हूँ। दोनों स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरे को याद रखना है HCl इज एनालाइट, पहले घटेगा इनकी। अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का टुकड़ा लाना शुरू करती हूँ। अगर आपने ग्राफ शॉर्टकट एक्सेप्ट कर लिया तो ग्राफ मिलेगा, ये आपने ढूंढ ही दिया, ए मेरे को यही था। सोच के देखो ये ग्राफ क्यों आया होगा। लेट्स कम टू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। शुरुआत, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H+Cl- दबा के कंडक्टिविटी, लेकिन NaOH डालते हुए हो क्या रहा है, ये OH आके किसको गायब करी जा रहा है, इसमें से H+ को, तो कंडक्टिविटी तो घटनी है। एंड पॉइंट कैसे ढूंढूं, कहीं मेरे को एंड पॉइंट का वॉल्यूम दे के न्यूमेरिकल पूछ लिया तो सिंपल M1V1 = M2V2 वॉल्यूम निकालो ग्राफ से। तो जहां पर आपको एब्रप्ट इंक्रीज मिलता है, अब सोचो जितना HCl लिया था सारा खप गया NaOH से, एक ड्रॉप आपने डाली, आधी ड्रॉप उसमें या पूरी ड्रॉप किस में इस्तेमाल होगी, बचे कुचे HCl को न्यूट्रलाइज करने में, खत्म। अब उसका आपको कैसे पता चलेगा खत्म, नहीं पता चल सकता, आप अंदर घुस तो नहीं सकते। आप जब अगली ड्रॉप डालोगे कंडक्टिविटी मीटर एकदम से शूट करेगा, भाई इस ड्रॉप के बाद एकदम कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्या हुआ होगा, अब HCl पक्का खत्म हो गया होगा और जो NaOH है वो सॉल्यूशन में क्या फ्लरिश कर रहा है, OH-, जिसकी फिर वो ग्रॉथियस कंडक्टेंस आ गई और दबा के शुरू हो गई। और ड्रॉप भी डाल के देखेंगे हम, एक पे नहीं सेटिस्फाई होंगे तो मल्टीपल फोल्ड शूट हुई, ये लो। इसका मतलब जब पूरा ग्राफ प्लॉट करूंगी, एब्रप्ट इंक्रीज मिल गया, दिस इज माय एंड पॉइंट, यानी इतना वॉल्यूम ऊपर वाले का खर्चा हुआ होगा, HCl नीचे था, तो इट मींस NaOH के लिए M1V1 आ गया मेरे पास अब, क्योंकि M1 तो दे रखा था, मेरा काम तो वॉल्यूम निकालना था। नीचे एनालाइट का V2 तो दे ही रखा है 10 ml 20 ml, और नीचे एनालाइट का M2 ही तो निकालना था, हो गया काम, दैट्स इट। मुझे वॉल्यूम ही तो निकालना था, ग्राफ से निकाला मैंने। इसी तरह से अगर मैं आपको कहती, क्योंकि मैंने बदल दिया नीचे दोनों, तो आपका समस्या, बच्चों का कॉन्फिडेंस कहां हिलता है, मैम ने रटा तो दिया नीचे HCl ऊपर NaOH, अगर ये मामला पलट देती तो क्या फर्क है, दोनों स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंख बंद करके दोनों स्ट्रांग है। दिस सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है क्वेश्चन में पलटा है, ग्राफ को नहीं पता क्वेश्चन में क्या पलटा गया है। हाँ ये जरूर पता है शुरुआत में ये OH की घट रही थी और ये H+ की वजह से बढ़ी, बस दिस इज डेप्थ ऑफ टॉपिक। डन, आगे चल सकती हूँ, मैं नोट करने का टाइम नहीं ले रही, मुझे फ्लो चाहिए, मुझे देखना है इसके अच्छे क्वेश्चंस आप कैसे लोगे। नाउ लिटिल कॉम्प्लिकेशन इन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफ तो आप बता चुके हो मेरे को, तो जितने भी कॉम्बिनेशन गुरसेज मैंने तब पूछे था वो सारे एक एक करके आ रहे हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पहले तो मैं उस पे जाऊं जिससे मैं करती होती हूँ, ये तो बाद में पढ़ूंगी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एनालाइट लिया मैंने वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड HCN, और बेस ऊपर से डालना शुरू कर दिया KOH। ग्राफ पहले ही पता लग गया, अब तो समस्या है ऐसे कैसे। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे अगर कोई मेरे को असर्शन रीजन या कोई क्वेश्चन मिला मैच मैट्रिक्स, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए। एनालाइट नीचे वीक है, अब जो नीचे वीक है तुम्हें पता है उसकी कंडक्टिविटी देखो कितने नीचे से शुरू की है, ग्राफ में मैंने काफी नीचे से शुरू किया, वरना मैं यहां से शुरू करती, वीक है भाई कंडक्टिविटी वीक होगी। अब
वीक एनालाइट से शुरू किया, जो उसके जरा मरा आयंस थे। अब जो भी आयंस थे, जैसे कि वहां जो लिखा है वो साफ सुथरा, मैं जरा आपको वैसे बता दूं, CH3COOH ये था पहले वीक एसिड। नीचे जो भी कंडक्टिविटी थी ये 5% डिसोसिएट हुआ पड़ा होगा, 10% हुआ पड़ा होगा, चलो जी डाइल्यूशन कर रखा है आपने, और इसके आयंस की वजह से उसमें भी ये बड़ी डील थी। अब आप ऊपर से क्या डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग डाल रहे हो ना, हाँ, NaOH। ये क्या करेगा, गायब करना शुरू कर देगा। तो पहले तो डिक्रीज होना तय है, डिक्रीज हुआ। एक टाइम ऐसा आया जब ये पूरा खप गया, खत्म। उसके बाद OH ने आते ही तहलका मचा देना है। हमारे इक्विवेलेंट पॉइंट को जरा इग्नोर करिएगा, कुछ नहीं इग्नोर तो क्या, मैं बताती, थोड़ी सी शेप ऐसी हुई है, बट अगर क्वेश्चन में ये इक्विवेलेंट पॉइंट दिया तो एक्सेप्ट करना। शेप ऐसी क्यों हुई है, एब्रप्ट इंक्रीज मेरे को यहां मिला, ये वही एक ड्रॉप थी जिसको मैं मेजर नहीं कर सकती थी, मतलब उसका आधा नहीं कर सकती थी। यूजुअली +-1 लिखा जाता है ग्राफ्स में कि वो एक बूंद के अंदर आधी बूंद भी कंट्रीब्यूट करती है, अगर पहले ही ड्रॉप डालते ही एकदम हो गया, एक्स्ट्रा कुछ मॉलिक्यूल्स गए तो। व्हाटएवर ग्राफ में अगर मैंने दे रखा है इक्विवेलेंट पॉइंट, तो उसको चैलेंज मत करना कि मैम आपने तो एब्रप्ट बताया था। हमारा ये एब्रप्ट यहां से शुरू है, रिमेंबर BC ऐसा ही था, थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो ये लास्ट ड्रॉप का मार्जिन है, उसके बाद शूट हुआ है। तो आपको इक्विवेलेंट पॉइंट हम देंगे, आप नहीं ढूंढ सकते। ये भूल जाना कि इक्विवेलेंट पॉइंट मुझे ढूंढने को कहा जाएगा, हाँ ढूंढने को कहा जाएगा तो इसमें ढूंढने को कहा जाएगा जहां वेरी मच एविडेंट होता है, राइट। तो इसकी टेंशन नहीं लेना। सो अब उसके बाद क्या होगा, शूट होगा। ये जो मैंने यहाँ आपको ऐसे गोला गोला करके बताया, साफ सुथरा ये लिखा है। कल को किसी को लगे कि मेरे को बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करना है तो ये उसके लिए लिखा है, और मुझे लगता नहीं आपको ये सोचने की भी जरूरत है। सीधे देखो, पहले H गायब हो रहा था और उसके बाद एकदम से OH ऐड हो रहा था, कंडक्टिविटी का यही होना था। अंडरस्टूड। अभी सिर्फ ग्राफ आइडेंटिफाई करने सिखा रही हूँ कि नीट में अगर पहला क्वेश्चन एक साल आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, जेई वाला मैंने डाला नहीं, कितने इतने बच्चा क्वेश्चन डाल लेती। लास्ट ईयर ही जनवरी में ही 4 कर्व्स दे रखे हैं और पूछा इसमें से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कौन सा है। तो मैं ऐसे कितने क्वेश्चन डाल के पन्ने ही भरती, कोई फायदा नहीं था। आप कर लोगे ये हमें पता है, बच्चे बड़े खुश थे जब आया था ये, क्योंकि ये टॉपिक हम लास्ट में रिवाइज करते हैं। 12th का रिवीजन एंड में होता है, इलेक्ट्रोल आखिरी में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, मोस्ट पॉपुलर आस्क्ड इज दिस, आई डोंट नो व्हाई। दोनों स्ट्रॉन्ग तो ईजी हो जाता है एक्चुअली। सोचो वो जो मैंने पहला ग्राफ याद कराया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, यही शेप है। मतलब इस टुकड़े को AB को सीधा CD से जोड़ना है, AB और ये CD, इसीलिए मैंने B लिखा है कि आपको पता हो ये B वहां से उठाया, और CD भी इसलिए लिखा है कि C और D उठा के करा। इस बात को गलती मत मानना, एक ही पॉइंट को B और C लिख दिया। मैं फर्स्ट ग्राफ से रिलेट करके चल रही हूँ। इसका एंड पॉइंट इज इजी, इक्विवेलेंट पॉइंट इज इजी टू फाइंड आउट, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है एवरीवन। कोई एग्जांपल दो वीक एसिड का, एसिटिक एसिड के अलावा। कार्बोनिक एसिड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजोइक एसिड। जब एसिटिक एसिड है तो आपके बाकी प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सारे आ जाएंगे इस कैटेगरी में, ऑर्गेनिक वाले। परफेक्ट, दोनों वीक, चेक। इस ग्राफ की शेप में जो मैं पास्ट ईयर 2014 या 13 में जेई एडवांस में इसका क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ की शेप ना ऐसी दे रखी है। इसको और इसको, मतलब हमने आपको ऐसी पढ़ाई, सॉरी, और क्वेश्चन में ऐसी दे रखी है। दोनों को एक्सेप्ट करो, बात एक ही है। एक में ग्रूव इतनी चौड़ी बना दी, इसमें ग्रूव बहुत छोटी बनाई। फर्क क्या है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ये याद होना चाहिए। पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, एंड पॉइंट तो ये है। तो इस शेप को सेम लेना आपको आना चाहिए। एक ही चीज है भाई, किसी में इसको छोटा सा, क्योंकि वो डिपेंड करता है मैंने वॉल्यूम को के नीचे वाले ग्राफ को कितना ले लिया। हर ml पे लिया तो कैसा आएगा, हर 10 ml पे लिया तो मैग्नीफाई होके वो चीज और फ्लैट दिखेगी मुझे। तो यहां पर मैं 10-10 ml के गैप पे ले रही हूं कि हर ml के गैप पे ले रही हूं, यहां ये ग्रूव इतनी फ्लैट हो गई, मैंने एकदम मैग्नीफाई कर दिया। तो इस शेप की आपको आदत होनी चाहिए। अब सोचिए, पहले था वीक एसिड और बाद में क्या था, वीक बेस। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच सकते हैं हम, कोई मेरी हेल्प करे।
कैसे हुआ होगा, क्यों थोड़ी देर बाद फ्लैट हो गया, फ्लैट पहली बार आया इसलिए पूछ रही। कोई लॉजिकल पहले ढूंढ लेते हैं। वीक एसिड की जगह मैं ले लेती हूँ आपका जाना पहचाना ये, वीक बेस की जगह क्या लूं बच्चों, चलो ले लिया। अब बताओ, शुरुआत की मैंने वीक एसिड से, थोड़ा बहुत H+ था, वो भी OH ने आके खाना शुरू कर दिया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी क्यों है? वो तो यहां से शुरू हुआ, अभी तो एसिड का H+ चल रहा है और OH- उसको न्यूट्रलाइज कर करके वाटर बनाए जा रहा है। यहां मुझे कुछ चाहिए, मेरे को तो आता है। ठीक है, H+ कम थे, लेकिन अभी नल पॉइंट नहीं आया, अभी इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आया, अभी एसिटिक एसिड अंदर है। डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है। डाइल्यूशन में एसिटिक एसिड का क्या होता है, वो याद है डी बाई हक्कल का, क्या स्टीप इंक्रीज होता है, ये नहीं आता दिमाग में, बस ये नहीं बताता वो ग्राफ। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे को चाहिए। वाई दिस इंक्रीज बिफोर एंड पॉइंट? बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन लिखते ही हिट करना चाहिए एक बच्चे को। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी आपने देखी है, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग को मात दे देती है भाई। आपने देखा है ग्राफ KCl से कितना ऊपर पहुंच गया है, इन मतलब एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाए थे जिस ग्राफ को। दिस वॉज गुड इफ यू कैन एनालाइज। जिससे भी जवाब आया बढ़िया, दिमाग तो ठीक है, आगे संभाल पाओ तो बात अलग है। अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन? चलिए अब, और उसको डज नॉट चेंज मच, वीक ही है अगला आने वाला। अब जो गिर रहा है वो वीक है, वो क्या ही वीक करेगा, तो वेरी लेस चेंज, तो ऑलमोस्ट ठीक है, पैरेलल टू दिस, डज नॉट चेंज मच। बताओ क्या बनाओ? ये मैच मैट्रिक्स में आए हुए हैं, मैच करवाने में एक कर लोगे तो बाकी सारे भी कर लोगे। समस्या है वीक और स्ट्रांग नहीं पता हमको। अच्छा चलो देखते हैं, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, ये तो तुम ही लोग बनवाओगे। क्यों ऐसे, क्यों नहीं, पहले ये बताओ। ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या स्पेरिंगली सॉल्युबल? AgCl। तुम समझे नहीं, रुको। अगर AgNO3 मैंने नीचे ले रखा है, उसके 2 आयन्स हैं, राइट, ऊपर से मैंने KCl ड्रॉप वाइज डालना शुरू किया, के ये और ये लेके आएगा, इसका रिएक्शन जानना जरूरी है मुझे। लॉजिक सोच के रखना, कोई शेप ऐसे ही नहीं चलाऊंगी मैं। अगर मेरे पास एनालाइट था AgNO3, बीकर में नीचे AgNO3, स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट, मेटल के सारे सॉल्ट्स लगभग स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, तो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं ऊंचाई से होगा। चलो अब मैंने स्टार्ट यहां से सपोज करना है, AgNO3 0 टाइम पे ये था। अब तुम एक एक ड्रॉप KCl की डाल रहे हो तो Ag गायब हो रहा है, Ag+ गायब हो रहा है, किस फॉर्म में? AgCl- रिप्लेस हो रहा है। किससे रिप्लेस हो रहा है? पोटेशियम से, टाइम के साथ साथ। और एनायन भी बदल रहा है। पहले Cl- ने जो NO3- ने जो जिम्मा उठा रखा था, अब वो किसने उठा रखा है? नाइट्रेट के बजाय क्लोराइड। क्लोराइड ने उठाया है, किसने उठाया है? नाइट्रेट ने। ओके, अब आप ये नहीं, नाइट्रेट तो पहले ही था, नाइट्रेट ही रहेगा, नाइट्रेट तो नहीं बदला, लेकिन कौन बदला? और इनके साइजेस आसपास थे। Ag+ और K+ के साइजेस आसपास हैं, कोई फर्क नहीं है खास इनकी मोबिलिटी में। सिमिलरली, मतलब मैं नीचे AgNO3 लूँ तो भी सेम सिचुएशन होगी, नीचे KCl लूँ तो भी सेम सिचुएशन होगी। दोबारा बता रही हूँ,
आगे की स्लाइड्स पे ये साफ सुथरा लिखा हुआ भी मिलेगा, बट वो बात के लिए, अभी समझने के लिए। जब आपको पता है Ag प्लस और NO3 माइनस शुरुआत हुई थी इनसे, अब मुझे पता है Ag तो चला गया किस में, प्रेसिपिटेट में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई, इन दोनों ने उठाई। हाँ जी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी सेम तो कंडक्टेंस सेम, क्योंकि चार्ज भी सेम है, K प्लस और Ag प्लस। तो कोई खास चेंज कंडक्टिविटी में नहीं आया बिकॉज ऑफ देयर मोबिलिटी। तो जो स्टार्ट है वो लगभग फ्लैट ही मिलेगा, लगभग जितनी थी कंडक्टिविटी उतनी चलती रहेगी, लगभग फ्लैट। जैसे ही एंड पॉइंट आया बच्चों, तब क्या हुआ, ये तो था बिफोर एंड पॉइंट, ये था बिफोर एंड पॉइंट। नीचे मैंने AgNO3 ले रखा था बच्चों, सारा AgNO3 जो है वो यूज हो चुका। एंड पॉइंट का मतलब क्या है, दिस इज फिनिश्ड। आफ्टर एंड पॉइंट AgNO3 तो खत्म, जितना था कंज्यूम हो चुका। अब तुम जो ऊपर से क्या डाल रहे हो, KCl। अब सॉल्यूशन में किसकी एंट्री होगी, K पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की। लेकिन एक बात हम भूल गए, NO3 भी तो दबा के पड़े हैं अंदर, NO3 तो गायब नहीं हुए थे, सिर्फ Ag गायब हुआ था। तो जैसे ही तुम्हारा एंड पॉइंट आया, अब की कंडक्टिविटी इन तीन की वजह से हुई। चेक भाई, जब आप कह रहे हो AgCl निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, प्रेसिपिटेट होने का मतलब है सॉल्यूशन से गायब, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं, वो सॉलिड बन गया। तो कंडक्टिविटी किन दो की वजह से हो रही थी, इन दो की वजह से। मतलब जितने NO3 तो पड़े ही हैं, जितने Ag गायब होते जा रहे थे उतने पोटेशियम आते जा रहे थे, नो चेंज। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट आते ही अब आपने ऊपर से किसकी ड्रॉप डाली, KCl की। KCl की ड्रॉप डालते ही मैदान में न्यू आयन कौन कूद पड़ा, नाइट्रेट पहले था, एग्रीड, लेकिन नया आयन कौन कूद पड़ा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी नाइट्रेट के बराबर है, तो सोचो डबल हो गई फिर तो। नाइट्रेट तो थे ही शुरू से सॉल्यूशन में, मेरे को उसका हेडेक ही नहीं है। ये तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग थे, मतलब जस्ट आफ्टर बिगिनिंग। अब एक आयन ऐड हो गया, दैट टू गुड कंडक्टिविटी, तो शूट करनी चाहिए, कर गई। ये ग्राफ से नहीं आ सकती थी चीज, क्योंकि ग्राफ में जाते ही आप कहते हैं कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग। वेनेवर टू थिंग्स रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रेसिपिटेट, ओनली इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ग्राफ कामयाब नहीं है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में से कुछ ऐसा है जो सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है, आयंस गायब हो रहे हैं जो ग्राफ में नहीं मेंशन्ड है। इसीलिए AgNO3 और KCl का ग्राफ याद रहेगा। समझ आ गया कैसे हुआ, धैर्य, एनी डाउट, कुछ एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है क्या कर दिया। जब प्रेसिपिटेट हो रही है चीज तो वो आयन कभी लाइफ में अब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और नल पॉइंट, एंड पॉइंट के बाद Cl नेगेटिव फ्लरिश्ड, KCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, दबा के उनकी क्वांटिटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे आ सकते हैं, आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूं जेई एडवांस का, जिसके 4 पार्ट्स थे, तो समझ लीजिए नीट के ये 4 क्वेश्चन है, जेई मेंस के ये 4 क्वेश्चन है, मैच मैट्रिक्स था, तो चारों पार्ट्स यहां ले आई, पूरा टॉपिक आपका हो गया, पढ़ा अब दिया। अब क्वेश्चन में आप में गलती निकालो कि मैंने कुछ गलत लिखा है, या आप एग्री नहीं करते तो आर्ग्यूमेंट करते हैं। कोशिश करेंगे एक विचारधारा पे आ सके हम लोग। यहां पर सिर्फ पहचानना था दोनों वीक, ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक एसिड। ग्राफ आप पहले ही बता चुके हो, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी का मन करे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है, अब आप कर लोगे इतना बताने के बाद, राइट। चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू आए तो आई कैन एक्सप्लेन, लेकिन अब ग्राफ आने के बाद एक्सप्लेन करना इजी होता है कि मुझे पता है सही आंसर क्या है, तो लॉजिक तो हम ढूंढ ही लेंगे, हम गलत के भी ढूंढ लेते हैं तो सही के तो ढूंढ ही लेंगे, और होनी चाहिए टैलेंट। मैंने अब के ये क्या कराया है, पीछे KCl था, अब के आई है, कोई फर्क नहीं है, यही ग्राफ बनवा के आई हूं पीछे, लगभग इक्विवेलेंट पॉइंट। क्लियर है, ये दोनों बनवा दिए। ये मैच मैट्रिक्स और बहुत पहले का है, कोई मतलब 2-3 सालों पहले का क्वेश्चन नहीं है।
ग्राफ बना लिए मैंने, आज ही सोचा थोड़ा लिख दूं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सॉरी, बट आप ये देखो ना क्या चीज गायब हो रही है। Cl नेगेटिव है सॉल्यूशन में, क्यों घटनी चाहिए? कंडक्टिविटी AgCl की वजह, AgNO3 की वजह से थी। अब Ag गायब होता जा रहा है क्योंकि ऊपर से कौन आ रहा है? KCl। तो Ag को रिप्लेस कर रहा है ना इक्वली K पॉजिटिव, क्यों घटेगी? तो AgCl तो सॉल्यूशन का हिस्सा ही नहीं है, वो तो नीचे जगह घेर रहा है। उसको एज्यूम ही मत करो कि जगह कम हो गई, डाइल्यूशन कम हो गया। नहीं, कोई भी चीज जब प्रेसिपिटेट होती है वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, उसको बाहर मान लो, कोई रोल नहीं है उसका। ठीक है, उसको एज्यूम ही नहीं करना। ये करा के आई हूं, स्टिल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए दोबारा लाई हूं, बार बार दिखाने के लिए लाई हूं कि भाई आपको याद हो जाए, एक वीक एक स्ट्रांग। ये तो आपने पहली स्लाइड पे ही बता दिया था मेरे को कि ग्राफ ऐसा होगा। इनकी एक्सप्लेनेशन रीच क्या लिखा है ये, चलो अब मैंने कह दिया, ये होमवर्क बहुत करा लिया मैंने आपको, आप कर लेंगे होमवर्क। स्टिल नहीं भी कर पाएंगे तो मेरा मन था चलो मैं लिख देती हूँ बच्चे के लिए, कि किसी को फिर अटकने की इच्छा हो तो मैंने उसको नीचे कलर से लिख दिया कि इन केस आप इसको करेंगे तो दिक्कत ना हो। मुझे बताइए दोनों स्ट्रांग है क्या? कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है? बस अब ये चेक करना है। NaI तो प्रेसिपिटेट नहीं होता, दोनों स्ट्रांग में आंख बंद करके ये V बना दो। बट अगर प्रेसिपिटेशन है तो तुम्हारा ग्राफ फेल है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन, शायद ये नहीं, एनवस्थी का नहीं है, एनवस्थी तो क्वेश्चन ही नहीं मिले इसके। ये एक क्वेश्चन हमने खुद मिल के थोड़ा इधर उधर से ढूंढ के क्रिएट किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी। आपको ये ग्राफ दिया है किसका, वो समझिए पहले। 32 ml लिया मैंने 0.2 मोलर AgNO3 एनालाइट के तौर पे नीचे। तो जब ये तो मेरा M1V1 दे दिया, मिलीमोल्स तो आ ही गए, अगर जरूरत पड़ी तो न्यूमेरिकल इज एडेड टू KC। अच्छा, ऊपर से ऐड किया जा रहा है, नीचे कौन है? KCl सॉल्यूशन इज एडेड टू KCl सॉल्यूशन। ओके, एग्रीड। व्हाट इज द मास ऑफ AgCl प्रोड्यूस? नीचे जो प्रेसिपिटेट बनना है AgCl का, उसका मास बताइए। ग्राफ सब कुछ दे रखा है, नो क्वेश्चन ऑन ग्राफ। एंड पॉइंट कितने पर है? 20 ml पर। अब आप समझिए, पहले तो मेरे को इसका रिएक्शन सोचना है, और रिएक्शन सोचते ही मुझे पता है क्या हो रहा है, AgCl PPT और पूछा कितना बना है। इस क्वेश्चन में मुझे पता इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, AgNO3 का वॉल्यूम कितना है। ऊपर से AgNO3 डाला जा रहा है, इज एडेड, तो AgNO3 का वॉल्यूम कितना यूज हुआ? 20 ml। उसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.2। तो उससे उसके मिलीमोल्स आ गए बच्चों, 4 मिलीमोल्स। इसके 4 मिलीमोल्स यूज होंगे तो इसके कितने बनेंगे? 4। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, 4 मिलीमोल। दैट इज माय आंसर। लेकिन अगर मेरे को कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और ये रिएक्शन नहीं पता तो मैं कर नहीं सकती थी इसको। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा तो अब मेरे को इंटीजर टाइप बनाना है, तो मैंने डिफिकल्ट करना है इसको, आपको तंग करना है, तो मैंने ग्राम्स पूछ लिए। तो मुझे पता है 1 मोल का मास 143.5 होता है, तो 4 मिलीमोल्स का कितना होता है? दिस, दैट इज माय आंसर। चाहूं मैं मिलीमोल्स में पूछ लूं, चाहूं मैं ग्राम्स में पूछ लूं, उसके बाद तो मैथ्स है आपकी। तो कोई अगर मेरे से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे न्यूमेरिकल पूछे, कैसा आएगा? टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल M1V1 इक्वल्स टू M2V2 से ऊपर आ ही नहीं सकते, है ही नहीं कुछ। हाँ, मैंने उसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल कर दिया कि सीधे तुम ऐसे नहीं निकालोगे, रिएक्शन में देखना पड़ेगा। बैलेंस रिएक्शन में जितना AgNO3 यूज हुआ उतना ही AgCl बना। ये मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक आ गया कहने को, अंडरस्टूड? तो अगर टाइट्रेशन टॉपिक क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वो ग्राफ वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको आज देखने को कहा था, शायद नहीं, ये मैं ये आपकी DPP का ही है आज वाली की। हाँ, ये मैंने कराना था। देखिए, मेरे कराने की जरूरत है क्या? अब टॉपिक तो खत्म हो गया, क्वेश्चन 1 तो आपने किल कर ही दिया, क्वेश्चन 2 देखो, मेरी जरूरत है इसमें। ऑप्शन तो मुझे पता नहीं, मैं दिखा देती हूँ। मैंने इसको अटेम्प्ट करते वक्त हिट एंड ट्रायल से किया। बेसिकली ये पूछा है एवरीवन, क्योंकि मेरे को ना बड़ा आसान लग रहा था, 0.1 0.01 इसी को उठा लेती हूँ, सोचा। आपको ये पूछा है इसकी क्या वैल्यू, शायद इसकी पूछी है, इसकी पूछी है, किसकी? मैंने दोनों को इसकी बोला है। लॉग के साथ पूछी है मैं? नहीं, लॉग के बिना पूछी है।
तो अब आप ये सोचो, मैंने कर सकती थी मैं वैसे ये वेरिएबल रख के ये सारा एक तरफ करके, बट मुझे 0.1 0.01 थोड़ा इजी सा लगा, तो मैंने सोचा मैं हिट एंड ट्रायल कर लूँ, सारे ऑप्शन में फटाफट हो जाएगा। तो मैंने एक ऑप्शन की वैल्यू पुट करी, तो ये साइड 1.1591 आई और यही चाहिए था। क्वेश्चन ये पूछा है वैसे आप जिंक 2+ और कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की क्या वैल्यू लो ताकि सेल का ईएमएफ इतना आए। तो आपको उसमें या तो निकालना था ये सारा उधर करके या पुट कर करके, भाई किसी को नहीं एंटीलॉग में कंफर्टेबल है तो वो ऐसे कर ले, हालांकि वो भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें 10 की पावर्स में हैंडल हो जा रहा है, दिख रहा है। इसीलिए मैंने हिट एंड ट्रायल से कर लिया। जस्ट इसीलिए क्वेश्चन लाई कि इसको आप चाहे मर्जी कैसे करें, बिना पैनिक किए, बिना घबराए। जी जी, क्वेश्चन जो मैंने कहा था जिनका नहीं हुआ y = mx + c से, तो मैंने आगे की स्लाइड्स पे कर रखा है अभी की डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4, कि जिन लोगों ने जबरदस्ती सुना समझा उनके लिए। अभी जो दी है ग्राफिकल एप्टीट्यूड वाली डीपीपी, तो मैंने यहां पर वो 1/mg था उसको प्लस करके ऊपर कर दिया, बस ये किया है। क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में सेट ही यही हो रहा था, ग्राफ ही नहीं मिल रहा था उसका माइनस वाला, शायद नहीं, ग्राफ माइनस वाला है तो सही, नहीं बट उसका इंटरसेप्ट ठीक नहीं बन रहा।